नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा प्रायिकता के बारे में। हमने ये देखा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता की उत्पत्ति, एक तरह से प्रायिकता की, है ना, जेनेसिस, उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से विभिन्न अर्थशास्त्रियों का उसमें योगदान रहा। और हमने ये भी देखा कि किन किन शब्दावलियों का, किन किन टर्म्स का प्रयोग हम करते हैं प्रायिकता में। उन टर्म्स को पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब भी सवाल में आपके पास ऐसे टर्म आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने उस क्लास को जहां पर छोड़ा था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं कि प्रायिकता क्या होती है। के बाद हमने प्रायिकता के सूत्र को देखा कि किस तरह से प्रायिकता ज्ञात की जाती है। हमने ये कहा था आपसे कि यदि कोई समान ढंग से, समान प्रकार से घटित होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कोई सिक्का उछाल रहे हैं आप, हेड आएगा या टेल आएगा, ये समान ढंग से सुनिश्चित होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा, एक समान प्रक्रिया है। तो उसमें से किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, उसे आप कैसे बताते थे? उसे आप कहते थे कि कोई भी घटना घटने की जो प्रायिकता थी वो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या और बटे में समस्त संभावित परिस्थितियों की संख्या के बराबर होती है। फिर हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि घटना के न घटने की जो प्रायिकता होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या और बटे में या अपॉन समस्त संभावित परिस्थितियों की संख्या के बराबर होती है। यानी एक तरफ जब आप किसी घटना को के घटने की प्रायिकता को देख रहे हैं तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल केस और अपॉन में क्या लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ केसेस नॉट फेवरेबल और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ लाइकली केसेस। हमने क्या कहा था? हमने कहा कि हम अनुकूल परिस्थितियों की संख्या को m से दिखा रहे थे यहाँ पे, और जो कुल परिस्थितियों की संख्या है वो m प्लस n, जहां n क्या था? प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या, नंबर ऑफ केसेस नॉट फेवरेबल। इतनी चर्चाएं हमने कर ली थी। हमने ये कहा था आपसे कि आज हम थ्योरम्स पर चर्चा करेंगे, प्रमेयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि हमने ये कहा कि प्रायिकता को वो लोग भी समझ सकें जो प्रायिकता को पहली बार समझ रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो बेहद जरूरी चीज होती है कि इस फार्मूले पर, जो प्रायिकता का बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है, उस पर भी हम कुछ सवालों को पढ़ सकें। देखिए, तो आज हम उस क्रम में कुछ सवालों को लिख रहे हैं और साथ ही साथ उसको हल करेंगे। चलिए, इसमें ये लिखा है कि 52 ताश की गड्डी है, 52 ताश में इतने ही पत्ते होते हैं। 52 ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचने पर, एक पत्ता यानी एक कार्ड आप ले रहे हैं, पत्ता खींचने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी यदि पत्ता इक्का हो, है ना? यदि प्रायिकता इक्का हो। देखिए, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ एस इन अ ड्रॉ ऑफ 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी इन्होंने क्या कहा कि अगर 52 ताश के पत्ते हैं और आप उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हो, तो उस पत्ते की इक्का होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, हमने क्या कहा था? हमने आपसे कुछ बातें कही। हमने कहा कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, यानी कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या, कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या। ठीक है, कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस। कितने केसेस हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ? हमने क्या कहा, 52 पत्ते हैं,
कोई भी पत्ता आप निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 52। भाई कोई पत्ता निकालेंगे 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, सबके निकाले जाने की संभावना समान है 52, कोई भी पत्ता आ सकता है। अब हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि पत्ता क्या हो, इक्का हो, तो 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस यानी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या यहां से कितनी हो जाएगी, 4 इक्के होते हैं तो 4 हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या को आप चाहें तो एस से डिनोट कर लीजिए, आप स्मॉल एस से इसको दिखा रहे हैं, ये 52 है। जो नंबर ऑफ फेवरेबल केस है उसको मान लीजिए आप ए से डिनोट करना चाहते हैं, ए से दिखाते हैं, तो ये 4 है। अब आपको क्या पता है प्रायिकता क्या होती है, भाई किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसकी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, और अपान में क्या होता है, अपान में होता है कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या, कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या। मोटा मोटा आप यहां से क्या देख लेंगे, ये होता है क्या, S अपान ए, S अपान ए होता है। S की वैल्यू, सॉरी इसको आप A से दिखा रहे हैं, A अपॉन S। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस यानी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या A की वैल्यू कितनी है, 4। कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या यानी S की वैल्यू कितनी है, 52। यहां से कितना आ जाएगा, 1/13। तो आप प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर पत्ते के इक्का होने की जो संभावना, जो प्रायिकता होगी वो 1/13 होगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल इसी तरह से देख लेते हैं। बहुत बेसिक से जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके मन में प्रायिकता को लेकर एक समझ विकसित हो सके। ठीक है, दूसरा सवाल आप लिखिएगा कि मान लीजिए एक शब्द है, शब्द क्या है, प्रोबेबिलिटी, जो आप पढ़ रहे हैं वही एक शब्द है। ठीक है, में से एक अकेला अक्षर, एक अकेला अक्षर यादृच्छिक रूप से, रैंडमली, यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, चुना जाता है, उसके स्वर होने की क्या प्रायिकता होगी, उसके स्वर यानी वावेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस यानी कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, कितने संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं। तो कितनी संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो कुल कितनी संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं, 11। तो आप यहां लिख लीजिए कि कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या, कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या में कितने टर्म्स हो गए आपके पास, इसको आप एस से दिखाते हैं, इसको आपने लिख दिया 11। 11 अक्षर हैं भाई, आप कोई एक अक्षर चूज करेंगे तो 11 स्थितियां हो सकती हैं, 11 परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए अब हमने क्या कहा, उसके स्वर होने की क्या प्रायिकता है, कितने स्वर हैं आप, कुल, या इसको लिख लीजिए, कुल ना लिख के लिख लीजिए अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, फेवरेबल स्थितियां कितनी हो सकती हैं।
अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या से क्या मतलब आपका कि कितने स्वर हैं, स्वर की संख्या। स्वर कितने हैं देखिए, एक स्वर है ओ, ठीक है, दूसरा स्वर कौन सा है ए, तीसरा स्वर कौन सा है, तीसरा वॉवेल कौन सा है आई, और चौथा भी कौन सा है आई। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं, वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आप देखिए इसमें से ओ ए आई और आई, आपके पास कितने वॉवेल हो गए, कितने स्वर हो गए, 4 स्वर हो गए। यानी जो नंबर आप फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। भाई अनुकूल परिस्थितियों की संख्या स्वर की संख्या के बराबर है, स्वर कितने हैं, 4, इसको आप ए से दिखाते हैं तो ए इज इक्वल टू 4। अब आपसे क्या पूछा है, स्वर होने की प्रायिकता। आप क्या लिखेंगे, स्वर होने की प्रायिकता या घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी a अपॉन एस, नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स, परिस्थितियों की संख्या अनुकूल, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, 11। तो यहां से जो आपको प्रायिकता मिलेगी स्वर होने की वो 4/11, 4/11 मिलेगी। आइए इस पर हम तीसरा एक और सवाल देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल हम इस पे देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा आप सवालों को हल करेंगे उतना बेहतर आपके कॉन्सेप्ट और उतना ही आसानी से आप आगे सवालों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से छोटा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। एक पासे को उछाला जाता है तो इसके 4 से कम अंक आने की, 4 से कम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, देखिए एक पासे एक डाइस को आप उछाल रहे हैं, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर होते हैं। एक पासे को अगर आप ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या कितनी होगी, हमने आपसे कहा ये 6 हो जाएगी। इसको आप एस से दिखाते हैं, इससे दिखा लीजिए आप इसको, स्मॉल एस इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर आप क्या देखते हैं इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या को आप देखते हैं। तो जब आप कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या को देखते हैं, कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या आप देख रहे हैं। हमने कहा आप इसको किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। अब 4 से कम कितने अंक होंगे, 4 से कम कौन है, 3 है, 2 है और 1 है, 3 नंबर है। भाई किसी डाइस को आपने उछाला, उछालने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 या 5 6, ठीक है, इन 6 में से कोई भी अंक आ सकता है ऊपर, कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है। हमने कहा कि अंक जो आए वो 4 से कम हो, इट मींस 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो इनमें से किसी एक को आना है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 परिस्थितियां हो सकती हैं, 3 स्थितियों में ऐसा हो सकता है जब 4 से कम अंक आए। तो अब क्या करेंगे आप कि 4 से कम अंक आने की प्रायिकता, 4 से कम अंक आने की प्रायिकता, 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, a इज इक्वल टू 3। ऐसी 3 स्थितियां बन सकती हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, a अपॉन s, ये हो जाएगा क्या, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी
एक पासे को अगर ऊपर उछाला जाए तो 4 से कम अंक आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। ये तीसरा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक सिक्के को उछालने पर क्या आता है, हेड या फिर टेल आता है। दो स्थितियां बनती हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो ऐसे में एक पर हेड आए जबकि दूसरे पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। लिख लीजिए आप इसको। यदि चौथा एग्जांपल है ना ये, एग्जांपल 4, यदि दो सिक्कों को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, तो एक सिक्के पर हेड जबकि दूसरे सिक्के पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। एक सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, देखिए एक सिक्के को उछालेंगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कितनी स्थितियां बन सकती हैं अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या, कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या। कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या को आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप क्या कहेंगे, कुल तरीके कितने हो सकते हैं भाई। आप एक ब्रैकेट बना लीजिए, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लीजिए कि पहले में हेड आया और दूसरे में भी हेड आ गया। ठीक, इसी तरह से पहले में हेड आया, दूसरे मान लीजिए टेल आया। इसी तरह से पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए और फिर दोनों में टेल आ जाए। तो कितने तरीके हो गए। कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 4 स्थितियां बन रही हैं। दोनों में हेड आए, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड और फिर पहले और दूसरे दोनों में टेल आ जाए। तो कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 4 है। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि एक सिक्के पर हेड तथा दूसरे सिक्के पर टेल आए, यानी मिश्रण हेड टेल आएगा। इसमें दोनों हेड आ रहा है, ये तो होगा नहीं। टेल टेल आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए एक में हेड है दूसरे में टेल है, ये वाला होगा। और इसमें भी क्या है, एक में टेल और एक में हेड है, ये वाला होगा। तो कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 और 2, 2 केसेस हैं। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, ये दो सिक्कों को उछाला जाता है तो एक सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहां से जो प्रायिकता आप निकाल रहे हैं, अभीष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर, इसको ए से दिखाते हैं ना, ए इज इक्वल टू 2, इसको एस से दिखा रहे थे हम, एस इज इक्वल टू 4। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, ए अपॉन एस के, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2/4, इट मींस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो सिक्कों को आप उछालते हैं, दो सिक्कों को अगर आप, दो कॉइन्स अगर आप उछालते हैं, तो एक सिक्के पर हेड जबकि दूसरे सिक्के पर टेल आने की जो संयुक्त प्रायिकता होगी वो 1/2 के बराबर होगी। मित्रों, तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरह से प्रायिकता के सामान्य जो एक फार्मूला है, जो सामान्य एक परिभाषा है, उसके हिसाब से हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आइए आज हम
प्रायिकता के पहले प्रमेय को देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल थ्योरम बोलते हैं, जिसे हम योग प्रमेय बोलते हैं। यह आपका क्या है, एडिशनल थ्योरम है, योग प्रमेय, योग प्रमेय, एडिशनल थ्योरम, एडिशन थ्योरम। ठीक है, योग प्रमेय में आप क्या पढ़ेंगे, तो योग प्रमेय में आप पढ़ेंगे, बेहद सिंपल सी बात है। देखिए पहले तो प्रमेय क्यों, प्रायिकता के लिए प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए प्रायिकता के कुछ नियम और कानून होंगे, जिनके हिसाब से, जिनके अनुसार आप प्रश्नों को हल करेंगे। उसी की कड़ी में हमने आपको पहला बताया, कौन सा है, ये योग प्रमेय है, एडिशन थ्योरम है। इस एडिशन थ्योरम में होता क्या है, देखिए इस एडिशन थ्योरम में हमने लिखा कि अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई यादृच्छिक प्रयोग कर रहे हैं, और जिसमें प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभावित परिणाम कितने हैं, एस हैं, कि के परस्पर अपवर्जी घटनाएं, देखिए घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कितनी, कौन सी हैं, A1, A2, A3 और इसी तरह से डॉट डॉट करके हमने AK तक मान लिया। तो ऐसे में किसी एक घटना के जो घटने की प्रायिकता होगी, उन अपवर्जी घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो कुल तरीके हैं, कुल तरीके कितने हैं, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप कुल तरीके मान लीजिए n है। ठीक है, कुल तरीके n हैं, और जो घटनाएं हैं A1, A2, A3 और इसी तरह से AK तक हैं। ठीक है, और इन घटनाओं के जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ये किस तरह की घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं ये, जिनके घटित होने की संभावना, या कह लीजिए जिनके घटित होने की जो अनुकूल संभावनाएं हैं, जिनके जिनके घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या क्रमशः क्या है, मान लीजिए A1, A2, A3 और इसी तरह से AK है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, हमने कहा मान लीजिए कुल n तरीके हैं, और उसमें से हमने ये माना कि A1 से लेकर A2, A3, AK तक परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, जिनके घटित होने की जो संभावना है, या जिनके घटित होने की जो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या दी गई है, वो A1, A2, A3 और इसी तरह से AK तक दी गई है। ठीक है, चूंकि हमने क्या कहा, परिभाषा के अनुसार हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A1, एक बात की ना, हमने कहा कि के परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, एक घटना के होने की प्रायिकता इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होगी। यानी या तो घटना A1 घट रही है, या फिर A2 या A3 और इसी तरह से या फिर AK घटना घट रही है। ठीक है, इनकी प्रायिकता को निकालना है आपको कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, इन्होंने कहा कि इन प्रायिकताओं के अलग अलग योगफल के बराबर होगी। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि AK तक की संभावना है। ठीक है, AK तक की संभावना है। हमने कहा कि A1, A2, A3, AK तक क्या है, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या है। इनमें से कोई एक घटित होगा, यानी कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, कुल संभावित तरीके। और कुल संभावित तरीके कितने हैं, कुल संभावित तरीके या कुल संभावित परिस्थितियां कितनी है, कुल संभावित परिस्थितियां। ठीक है, कुल संभावित परिस्थितियां।
देखिए कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, तो आप A1 A2 A3 और इसी तरह से AK तक छोड़ दीजिए, और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपान में हो जाएगा कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या कितनी है n, तो n से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे P A1 A2 A3 या फिर AK। ठीक है, हमने कहा A1 A2 A3, एक तरह से ये क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी प्रायिकता आ गई कि कम से कम एक किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता है ये। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब क्या है, अब आप इसको कर दीजिए A1 अपान n प्लस A2 अपान n प्लस A3 अपान n और इसी तरह से प्लस डॉट डॉट AN अपान n। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आप मिलेगा कि जो A1 अपान n है वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। भाई अगर आप ये मानते कि कुल घटना में से, है ना, कुल जो तरीके हैं, कुल संभावित परिस्थितियों में घटना A घटे या घटना A1 घटे, A1 लिया ना, घटना A1 घटे, तो A1 के घटने की प्रायिकता को आप कैसे निकालते, A1 के घटने की प्रायिकता, A1 के घटने की प्रायिकता को आप कैसे निकालते, आप निकालते हैं कि सबसे पहले तो क्या नीचे आप लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कुल परिस्थितियों की संख्या, कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या जो कितनी है, जो है आपकी n के बराबर। ठीक है ना, n के बराबर है। हमने कहा अनुकूल परिस्थितियों की संख्या क्रमशः A1 है, यानी A1 के लिए स्मॉल A1 हमने लिया है, तो हमने यहां लिया क्या है, स्मॉल A1 अपान n, और वही चीज देखिए यहां पे दी गई है। इसी तरह से A2 के घटने की प्रायिकता A2 अपान स्मॉल A2 अपान n, A3 घटना के घटने की प्रायिकता A3 अपान n। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से इसको क्या देंगे, प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या मिला, आपने इस चीज को प्रूव कर दिया कि अगर कोई यादृच्छिक प्रयोग, कोई रैंडम सैंपलिंग हो रही है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें समष्टि एस है, यानी कुल कितने तरीके हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, के परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं, यानी अगर एक घटना घटेगी तो दूसरी घटना नहीं घटेगी। ऐसे में अगर कुल घटनाएं कौन सी हैं, A1 A2 A3 करके इन्होंने AK तक लिया और कहा कि किसी एक घटना के जो घटने की प्रायिकता होगी वो इन घटनाओं के अलग अलग घटने की प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमने प्रूव किया कि, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता, यानी A1 भी हो सकती है, A2 भी हो सकती है, A3 भी हो सकती है, AN भी हो सकती है, कोई भी एक घटना AK भी हो सकती है, कोई भी घटना घटित होगी उसकी जो प्रायिकता होगी वो दी गई घटनाओं की अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होगी, यानी PA1 प्लस PA2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक, ये होगा। तो कायदे से तो आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, वो मैंने प्रूव करके दिखाया कि मान लीजिए कहीं आपसे प्रूव करने के लिए कह दे कि आप इसको बताइए कि कैसे, या कह दिया जाए आपसे कि प्रमेय 1 या प्रायिकता के योग प्रमेय को बतलाइए या व्याख्या कीजिए, उत्पत्ति कीजिए, किस तरह से आप उसको समझेंगे, तो वो हमने बताया। बाकी बेहद आसान सी चीज है कि देखिए क्या कर रहा है, किसी एक घटना के होने की प्रायिकता और परस्पर अपवर्जी है, किसी एक घटना के होने की प्रायिकता और परस्पर अपवर्जी है, मतलब अगर A1 घटेगा तो A2 नहीं होगा, A2 घटेगा तो बाकी नहीं घटेंगे, A3 तो बाकी नहीं घटेंगे। तो
या तो A1 या A2 या A3 या A4, इसी तरह से या AK। तो ये तो हो गया योग प्रमेय। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई हो तो इसको और आसान किए लेते हैं। आसान कैसे किए लेते हैं? आसान ऐसे किए लेते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में लिखें? A और B, केवल दो एक एक्सपेरिमेंट लें जिसमें केवल दो घटनाएं हों, उनके फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं। कैसे उसमें देखेंगे? केवल और केवल क्या करेंगे हम? केवल और केवल दो घटनाएं लेते हैं। कौन कौन सी दो घटनाएं ले लेते हैं? चलिए, दो घटनाएं आपने ली। दो घटनाएं कौन सी ली आपने? घटनाएं A और B। दो घटनाएं हैं। हमने क्या कहा है? दोनों क्या हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या है? अगर A घटेगी तो B नहीं घटेगी, और अगर B घटती है तो A नहीं घटेगी। ठीक है? ऐसे में जो योग प्रमेय कहता है, योग प्रमेय कहता है कि किसी एक घटना के घटने की संभावना, किसी एक घटना के घटने की संभावना या प्रायिकता, किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी आप निकालने जा रहे हैं? A और B। या तो A घटना घटे या B घटना घटे, इसी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B के योग के बराबर होगा। इसका मतलब और क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए ये एक बॉक्स दिया है, ठीक है, इसमें A और B, और इसको क्या कह रहे हैं आप? इस तरह की स्थिति अगर होगी तो आप इसको किस रूप में समझेंगे? P, A और B या तो घट रही है पहली घटना या दूसरी घटना, और उनका अगर आप अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का, अलग अलग प्रायिकता का योग निकाल लें तो उसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, या तो A या तो B। ठीक है? मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी हमने क्या कहा? हमने दो घटनाएं ली। आप इसको तीन घटनाएं लेकर भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने तीन घटनाएं ले ली, A, B और C। तो उसमें क्या हो जाएगा? अगर आपने एक घटना C को बढ़ा लिया, मान लीजिए एक घटना C को, मैं दूसरा पेन से यूज कर देता हूं। यहां मान लीजिए आपने एक घटना C बढ़ा दिया, ऐसे में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B और C, यानी किसी एक घटना के घटने की जो प्रायिकता है, A घटती है या फिर B या फिर C, उसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यानी तीनों ही घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है? चलिए, इस पर अगर सवाल लगाएंगे तो ये और भी बातें जो है इसमें जो कर रहे हैं हम वो क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए सवाल नोट कर लेते हैं। इसमें पहला सवाल आप लिखिएगा कि मान लीजिए एक थैले में 5 सफेद, 4 काली, 3 नीली और 4 पीली गेंद है। इसमें से किसी एक गेंद के निकालने पर, किसी एक गेंद के निकालने पर उस गेंद की सफेद या नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, बेहद सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई कुल कितनी गेंद है, देखिए कुल संभावित परिस्थितियां, यानी कुल कितनी गेंद है, कुल गेंदों की संख्या, कुल कितनी गेंद है इसमें? देखिए भाई 5 कितनी है? सफेद, 4 काली,
3 नीली और 4 पीली। कितनी गेंद हो गई कुल? 5 4 9 4 13 3 16 गेंद हो गई आपके पास। 16 हो गए। अब आप देखिए, अगर आप सफेद या नीली होने की प्रायिकता, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? सफेद गेंदें कितनी हैं? 5 सफेद गेंद हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई? 5। कुल कितनी गेंदें हैं? कुल संभावित परिस्थितियां कितनी हैं? 16, तो 5/16 हो गया। ठीक है। इसी तरह से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीली गेंद की संख्या कितनी है? 3, यानी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो गई? 3 के बराबर। और कुल कितनी परिस्थितियां हैं? 16, तो 3/16। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि सफेद या नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद या नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि यदि किसी गेंद या यदि किसी घटना के होने की जो प्रायिकता थी वो क्या होती है? उन संबंधित घटनाओं की अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। यानी आपने क्या करना है? आपने करना यह है कि आप इन दोनों को जोड़ देंगे। यही होता ना भाई, सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5/16 प्लस 3/16, यानी ये कितना आ जाएगा? 8/16। इसको आप हल कर लीजिएगा, 1/2 या इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से क्या आ गया? सफेद या नीली होने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2 या 0.5 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, बेहद आसान सी चीज है। एक चीज और, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जो हमने बताया, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, अगर कहीं पर या शब्द है, कहीं अथवा शब्द है, कहीं आर शब्द का प्रयोग है, इस तरह के सवाल में, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आप समझ रहे हैं तो आप समझिए, अगर किसी प्रश्न में या अथवा आर, जैसे यहाँ क्या लिखा है? सफेद या नीली होने की प्रायिकता, तो आप क्या कीजिए? सिंपली सफेद होने की, सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालिए, नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालिए और दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए, प्लस का साइन। तो आप ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? सवाल में अगर दिया है या अथवा आर, तो आप इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह के सवालों में, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। कब करेंगे? इसमें आप एक चीज लिख लीजिएगा, एक शर्त लिख लीजिएगा, एक नोट लगा लीजिएगा इसमें कि यह उभयनिष्ठ घटनाओं के संबंध में लागू नहीं होगा। उभयनिष्ठ घटनाओं के संबंध में बताएंगे हम, उभयनिष्ठ घटनाएं क्या है, लागू नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बेहद सिंपल सी चीज है। या अथवा आर आया, आप क्या करेंगे? जोड़ना है बस। आप दिमाग में रखिए, कुछ नहीं करना भाई। थैले में 5 4 3 4 गेंदें हैं, कुल कितनी गेंदें हो गई? 16। सफेद या नीली गेंद पूछ रहा है, तो पहले सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाए, फिर नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाए, और उन दोनों को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या शब्द लिखा है, या लिखा है, अथवा लिखा है, और लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप जोड़ने का काम करेंगे। इसको आप जो है एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक, कहां चला गया? चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल इसी तरह से हल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। देखिए, ताश की एक गड्डी में
ताश की एक गड्डी से, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, एक पत्ता खींचा जाता है। इसके बादशाह या बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी? इसके बादशाह या बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना होगी? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें भी आप ऐसे ही लिखिए कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल कितने कार्ड होते हैं, कुल पत्तों की संख्या, कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, 52। ठीक है, अब क्या है, एक पत्ता खींचा जा रहा है जिसकी बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह के निकालने की प्रायिकता। बादशाह के निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। कितने बादशाह होते हैं एक प्लेइंग कार्ड में? 52 ताश के पत्तों में कितने बादशाह, कितने किंग के पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं, यानी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो गई? 4। कुल संभावित परिस्थितियां कितनी हैं? कुल पत्तों की संख्या के बराबर, यानी 52, 52। ये कितना आ गया? 4/52। अब देखिए बेगम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? बेगम के निकालने की प्रायिकता, देखिए जो बेगम के निकालने की प्रायिकता होगी, कुल बेगम कितनी, कुल रानी, कुल क्वीन कितनी होती है? 4। तो अनुकूल परिस्थितियां 4 और कुल परिस्थितियां कितनी है? 52, 4/52। अब बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता, बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता। तो बादशाह या बेगम होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता हमने क्या कहा कि अगर या शब्द हो तो यहां पे देखिए या है, अथवा है, आर है, तो आप क्या करते हैं? सिंपली जोड़ने का काम करते हैं। इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को निकालकर, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं को निकालकर सिंपली जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे कितना? 4/52 प्लस 4/52, यानी 8/52 आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 4/52 प्लस 4/52 बराबर 8/52, 8/52। यहां से जो आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना? 2/13। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप क्लास को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रायिकता को समझाने में थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे योग प्रमेय आया, ठीक है, उसको समझना भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में मान लीजिए आपसे टिप्पणी लिखने को पूछ दिया, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया कि योग प्रमेय को क्या कीजिए, दर्शाइए, कहीं पे भी, चाहे वो जीआईसी का एग्जाम है या जो ग्रेजुएशन के बच्चे देख रहे हैं उनके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि योग प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर उभयनिष्ठ, अगर कुछ उभयनिष्ठ हैं तो उनके संबंध में क्या होगा। एक सवाल और देख लेते हैं इससे संबंधित, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, दो पासों के उछाल में, दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो दो पासों के उछाल से 7, 7 अथवा 11 प्राप्त होने की, 7 अथवा 11 का योग प्राप्त होने की क्या संभावना होगी, क्या संभावना या प्रायिकता होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? कुल परिस्थितियों की संख्या।
कुल परिस्थितियों की संख्या। जो कुल परिस्थितियों की संख्या होगी वो 36 के बराबर होगी। यानी आप इसको ऐसे समझिएगा, अगर आप एक पासे को उछालते हैं तो कुल परिस्थितियों की संख्या 6, 2 पासे को उछालते हैं तो 36, इसी तरह से 3 पासे को उछालेंगे तो संभवतः 216, यानी 6 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसको समझिएगा, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए 2 पासे को उछाल रहे हैं, हमने एक दिन आपको बताया भी होगा संभवतः, तो पहले पासे मान लीजिए 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, पहले में 1 आता जा रहा है, दूसरे में मान लो 2, इसी तरह से 1 3 1 4 1 5 1 6। भाई एक पासे में 6 नंबर होते हैं, तो इससे उनके कितने संयोग बनेंगे, कितनी परिस्थितियां बनेंगी, उनके योग की कितनी परिस्थितियां बनेंगी? तो पहले में मान लीजिए 1 आया, सब में 1 आया, लेकिन दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले मान लो 2 आ गया, फिर दूसरे में 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखिए यहां पर भी एक स्थिति ऐसी बन सकती है। इसी तरह से आप 3 1 का कर सकते हैं, वहां तक चला जाएगा, 3 2 का कर सकते हैं, सॉरी 4 1 का कर सकते हैं, 5 1 का कर सकते हैं, और लास्ट में 6 1 का कर सकते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। पहले में कितने, देखिए कितने संयोग बन रहे हैं? 6। सब में जोड़ेंगे आप, सब में 6 6 संयोग बनेंगे, कुल कितने संयोग हो गए? 36। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको, कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी है? 36। ठीक है ना। हमने कहा कुल परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं? 36 हो सकती हैं, 36 हो सकती हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो 7 अथवा 11 का योग, तो सबसे पहले 7 का योग प्राप्त करने के तरीके या परिस्थितियों की संख्या, 7 का योग प्राप्त करने की परिस्थितियों की संख्या। 7 कैसे मिल सकता है आपको अगर 2 पासे हम उछालें? मान लीजिए पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आया, तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर पहले में 2 आया, दूसरे में 5 आया, तो आपको 7 मिल जाएगा। पहले में 3 आया, दूसरे में 4 आया, तो आपको 7 मिल जाएगा। अब पहले में 4 आया, दूसरे में 3 आया, तो आपको 7 मिल जाएगा। इसी तरह से पहले में 5 आए, फिर 2 आ जाए, तो आपको 7 मिलेगा, और पहले में अगर 6 आ जाए और 1 आ जाए, तो आपको 7 मिलेगा। 6 तक ही डिजिट होते हैं, 6 तक ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने पहले 1 लिया, फिर 6 लिया, 2 5 3 4 4 3 5 2 6। अब देखिए अगर उल्टा लें, पहले दूसरे वाले में समझें, दूसरे वाले मान लीजिए हमने 1 लिया, तो यहां से शुरू कर दीजिए। 1 लिया, 6 लिया, 2 लिया, 5 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 4 3, ये बातें हो गई। तो कितनी 7 का योग प्राप्त करने के कुल तरीके कितने हो गए? कुल अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई? आप यहां से जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियां, 6 तरीके हो गए। इसी तरह से अगर आपको 11 का योग प्राप्त करना है, तो 11 का योग प्राप्त करने के तरीके या परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, कितने तरीके हो जाएंगे यहां पे? इसको आप समझ लीजिए। 11 का योग प्राप्त करने के तरीके कैसे आपको पता चलेंगे? पहले वाले में आप कम से कम कितना नंबर रखें कि आपको 11 मिलेगा? 1 रखेंगे, 6 जोड़ेंगे, मैक्सिमम जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा। 2 रखा, 6 रखा, 8 मिला, 3 6 9 4 6 10, 5 अगर रखें तो वहां से शुरू हो पाएगा 11 मिलने का सिलसिला। 5 और 6 रखा, 11 आ गया। फिर 5 के, अब इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते, 5 6 से ज्यादा तो होगा नहीं दूसरे वाले में, तो अब पहले वाले में 6 रखें, दूसरे वाले में क्या रखें? 1 रखेंगे तो क्या 11 मिलेगा? नहीं। 2 रखेंगे, नहीं। 4 रखेंगे तो 6 4 10, नहीं। 5 रखेंगे, 6 5 11 तो मिलेगा। अच्छा 6 और 6 रख दें तब भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको 11 पाना है, और यहां पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा योग। तो ये वाला तो हटा दीजिए आप। तो 11 का योग प्राप्त करने के जो संभावित तरीके हैं वो कितने हो गए? 2 तरीके हो गए।
हमने क्या कहा, हमने कहा 7 अथवा 11, जब भी अथवा लगा हो और कोई उभयनिष्ठ घटना ना हो, कोई उभयनिष्ठ परिस्थितियां ना बन रही हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। बेहद सिंपल, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 या 11, 7 या 11 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, क्या होता है प्रायिकता, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होता है। तो 7 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या थी, 7 का योग मिलने की प्रायिकता, लिख लीजिए, मैं छूट गया था, 7 का योग मिलने की प्रायिकता। ठीक है, 7 का योग मिलने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 7 का योग मिलने की प्रायिकता, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, कुल कितनी परिस्थितियां हैं, 36, तो 6/36, 6/36। 11 का योग प्राप्त करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 2 हैं। तो 11 का योग मिलने की प्रायिकता, देखिए जो प्रायिकता, ठीक है, ये तो अनुकूल परिस्थितियां हैं। अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं, 2। कुल परिस्थितियां कितनी हैं, 36, 2/36। अब 7 या 11 का योग प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 या 11 का जो योग प्राप्त करने की प्रायिकता है, वो 7 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता PA + PB के बराबर होती है ना। ये आप इसको लिख सकते हैं कि 7 का योग 7 का योग मिलने की प्रायिकता प्लस 11 का योग मिलने की प्रायिकता, और इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को देंगे जोड़, 6/36 प्लस 2/36, यहां से हो जाएगा ये 8/36, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2/9 के बराबर। ठीक है, तो आज हमने किस पर चर्चा की, आज हमने चर्चा की कि योग प्रमेय के अंतर्गत, एडिशन थ्योरम के अंतर्गत, यदि हम कोई यादृच्छिक प्रयोग, यदि हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मान लो 2 घटनाएं हैं A और B, तो उसमें से किसी एक घटना के घटने की संभावना, किसी एक घटना के घटने की संभावना, तो एक घटना के जो घटने की संभावना होगी वो उन दोनों घटनाओं की अलग अलग प्रायिकताओं की अलग अलग संभावनाओं के योग के बराबर होगी, जिसको हमने कैसे दिखाया, हमने दिखाया P, उसको हमने कैसे दिखाया था, उसको हमने दिखाया कैसे, उसको हमने दिखाया है P A और B = PA + PB, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A + प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, किसी एक घटना यानी A हो रही है या B हो रही है, ऐसी में जब प्रोबेबिलिटी, ऐसे में जब प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, उन अलग अलग घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप विविध रूपों में लिख सकते हैं। विविध रूपों का मतलब, कहीं कहीं पे आप देखेंगे उसको ऐसे लिखा मिलेगा आपको, A + B = PA + B। ठीक, कहीं कहीं आपको इसको यूनियन के फॉर्म में मिलेगा, A यूनियन B = PA + PB। ठीक है, इसको सारे एक ही फॉर्म है, चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए। ठीक है, 3 रूपों में आप इस फार्मूले को लिखा पाते हैं, योग प्रमेय को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ, इसमें जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको लेकर देखेंगे कि योग प्रमेय, एडिशन थ्योरम किस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर का लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।